साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है करंट अफेयर के लिए जो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा करंट क्विज 2024 नाम से समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश वार्षिक संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को जो है विभिन्न सेक्शन में एमसीक्यू फॉर्म में या क्विज फॉर्म में दिया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उन्होंने क्विज के फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में दिया है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी की परीक्षा हो, या अन्य जो भी, चाहे आपकी पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? पीएम जनमन के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ और अन्य चीजों की बात करें हम लोग तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी। कब की गई है? 15 नवंबर 2023। ये डेट याद रखिएगा। और इसी दिन जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। इसमें क्या किया जाएगा? जो पीबीटीजी हैं, इनके घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहां आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से या से कथन जो है वो सही हैं। तो पहला, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित सही कथन है ये। दूसरा, इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो दूसरा सही है। तीसरा, वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते हैं। ये कथन भी आपका सही है। तो तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में अन्य चीजों को थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये जो पुरस्कार है महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपका स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। और इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 की रैंकिंग क्या है? नंबर 1 पर संयुक्त रूप से 2 शहर हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। अभी तक इंदौर ही नंबर 1 पर रहता था। तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। चौथे पे आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम और पांचवे पे मध्य प्रदेश का भोपाल है। आगे बात करते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में जो शीर्ष 3 शहर है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र का शासवड़ है, और दूसरे पे गुजरात का पाटन है, तीसरे पे महाराष्ट्र का लोनावाला है। ये 1 लाख से कम आबादी वाले पे है। वहीं शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर कौन से हैं? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश का बिजनौर है। शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो पहले पे महू कैंट है, दूसरे पे देवलाली कैंट है, तीसरे पे अहमदाबाद कैंट है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा 14वें स्थान पर है। ठीक है, इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कुछ अन्य चीजों को याद रखिएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन है कब प्रारंभ किया गया था? ये वर्ष 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसमें लक्ष्य क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तब तक स्वयं को, मतलब देश को खुले में शौच मुक्त घोषित करना। ठीक है, यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, 2024-25 तक ओडीएफ प्लस की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जो अभी आपका 26 जनवरी मनाया गया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं। देखिए, गौरतलब है कि इस वर्ष भारत फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इसी के साथ वह 6ठे फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया है। देखिए, 9 जनवरी 2024 को
फ्रांस के गैब्रियल एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। और गैब्रियल एटल जो है ये फ्रांस के सबसे युवा युवा प्रधानमंत्री हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा। पहला, दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा, सही है। भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो 51.25% तक पहुंच गया है, ये कथन भी आपका सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें तो इसे जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी हुई बॉक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। इसकी थीम क्या थी, कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव, एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। सूरत में इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है, आपका 12वां दिव्य कला मेला। तो ध्यान रखिए 12वां दिव्य कला मेला किससे संबंधित है, दिव्यांगजनों से। अगला है दिसंबर 2023 में 99 या 99 विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, ठीक है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। किसको, गणपति भट्ट को, ठीक है। देखिए तानसेन के बारे में बात करें, इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, कई बार पूछा गया है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS, वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया है। तो किसने किया, भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। ये पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 46 हो गई। कितनी हो गई है, 46 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने 17 से 18 दिसंबर 2023 के मध्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित किया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। आगे बात करते हैं केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है इन चारों में से। पहला, यह विधेयक 20 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, सही है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता, सही है। इस विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की दूसरा वाला गलत है, बी वाला गलत है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता नहीं, ये कथन गलत है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, तो बी वाला यहां पर गलत है। सी, इस विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रावधान किया गया, सही है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे अध्यक्ष की जो आयु सीमा है वो 67 से 70 की गई है, जबकि अन्य सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ा करके 67 कर दी गई है, ठीक है। अध्यक्ष की 67 से 70 की गई है और अन्य की जो है 65 से 67 की गई है। और यहाँ पे न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य भी बताया गया। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं,
अगला है, यहाँ ध्यान रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। आगे बढ़ते हैं, 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? तो 19,150 करोड़ की आधारशिला मतलब रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अगले प्रश्न पर, सूरत डायमंड बोर्ड्स के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहां पर चारों में से तो देखिए, आपका 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, सूरत डायमंड बोर्ड्स का। ठीक है, यह गुजरात राज्य में स्थित है, सही है। यह अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र, सही है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया था, नहीं। इसका निर्माण किसने किया था? देखिए यहां पर ये जो है आपका डी वाला, ये सही नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए इन्होंने व्याख्या में ये नहीं बताया किसने किया, परंतु ये डी वाला सही नहीं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी दिन जो है सूरत हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया और सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा। पहला, 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, सही है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये कथन आपका सही नहीं, क्योंकि वहां के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित नहीं है बल्कि कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। तो भजन लाल शर्मा वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसके परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आए थे, इसमें यहाँ के निर्वाचन आयोग द्वारा 200 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं वहां पर राजस्थान में, उसके 199 सीटों पर मतदान हुआ था। चूंकि एक पे किसी की डेथ हो गई थी इसलिए रोक दिया गया था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल 115 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न कि 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों सामाजिक जातियों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? तो धारा 2 में। किसमें? धारा 2 में संशोधन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 27वां विश्व निवेश सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तत्वाधान में इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इंपावरिंग इन्वेस्टर्स, IPAS पॉइंटरिंग फ्यूचर ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ था। यहां पर थोड़ा सा हम लोग जो WAIP इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यह है क्या? यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक एजेंसियां सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। CRPF के महानिदेशक हैं अनिल दयाल सिंह, इन्हीं की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, सही है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ पे दो के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चुनाव हुए थे, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90 हैं। 90 में से जो है बीजेपी 54 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, कांग्रेस को 35 सीटें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके दो कथन जो है वो सही हैं। सॉरी, दो कथन दिए गए, सही कौन सा ये बताना है। पहला, 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, सही है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये वाला आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मंगू भाई पटेल है।
ये आपके फागू सिंह चौहान जो है ये बिहार के हैं, और मध्य प्रदेश के कौन है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी, 230, जिसमें से चुनाव में 163 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती और कांग्रेस ने 66 सीटें यहाँ पर जीती थी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो इसने जो है आपका निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान ग्रहण किया है, स्थान लिया है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में 12 दिसंबर को पारित होता है, लोकसभा में 21 दिसंबर को और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और चयन समिति में शामिल कौन होंगे? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता, 3 लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास कितने कथन है? 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया गया, सही है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर यहां पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, इन 2 कथनों में बताना है सही कथन कौन से हैं। पहला, 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का उदाहरण किया गया, सही है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के ए रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तिमिली तिमिली साई सुंदर राजन, इन्होंने शपथ दिलाई और वह यह जो है तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ली है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 119 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 64 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? 64 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसको 90 करने का प्रावधान किया गया। कितना? 90 करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कितनी है? 83 है। 83 से 7 बढ़ा करके 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित सीटों के जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी किया गया है। तो देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर दोनों का बढ़ रहा है। जम्मू क्षेत्र में आपकी जो 37 सीटों ने बढ़ाकर 43 और कश्मीर क्षेत्र में जो है 46 से बढ़ाकर के 47 करने का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की ABP की पहली डेटा रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा है। पहला, इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, यह कथन सही। दूसरा, रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए गलत क्यों है? क्योंकि देखिए 7 दिसंबर 2023 को ये रैंकिंग जारी की गई है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इस रैंकिंग में तेलंगाना के कुमरम भीम आशिफाबाद के तिरियानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। कहाँ के? तेलंगाना के कुमरुम भीम आशिफाबाद के तिरियानी ब्लॉक को। जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला। कौशाम्बी वाले को दूसरा स्थान मिला है। ब्लॉकों की भौगोलिक दृष्टि से भी 6 जोनों में विभाजित किया गया। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से भी 6 जोनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। जोन 1 जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं। ठीक है, पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमरी ब्लॉक, पश्चिम करवी उंगलोंग असम में है, ये नगोपा ब्लॉक सतुअल मिजोरम में है। ठीक है, ध्यान रखिए। जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल है, हरैया ब्लॉक बस्ती
उत्तर प्रदेश का, और बिरनो ब्लॉक गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर हरैया ब्लॉक बस्ती उत्तर प्रदेश का, पहले पे दूसरे पे गाजीपुर का बिरनो ब्लॉक है। जोन 3 जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य शामिल है, इसमें आपका कर्नाटक के रायचूर का मस्की ब्लॉक है, तेलंगाना के आदिलाबाद का नारनूर ब्लॉक है, ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपका जो रायचूर का मस्की ब्लॉक है ये आपका पहले स्थान पे है, दूसरे पे आपका नारनूर, आदिलाबाद का जो नारनूर है दूसरे स्थान पे है। जोन 4 जिसमें पश्चिमी भारतीय राज्य शामिल है, इसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिरोजा और सिरोजा ब्लॉक को पहला और अहेरी ब्लॉक को यहाँ के दूसरा स्थान मिला है। जोन 5 के तहत मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक नंबर 1 पर है और बड़वानी जिले के पाट ब्लॉक को क्रमशः दूसरा स्थान दिया गया। जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के आंदर सीवान और झारखंड के दुमका में रामगढ़, मतलब बिहार के आंदर सीवान के आंदर को पहला स्थान और वहीं झारखंड के दुमका में रामगढ़ को जो है दूसरा स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की आमूल सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। वही सूची में शामिल होने वाली भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं है। कौन सी है? 15वीं। ध्यान रखिएगा 15वीं है ये, ठीक है। और इसका घोषणा कहाँ की गई? तो बोत्सवाना के कसाने में आयोजित 18वें सत्र के दौरान, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गरबा जो है भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। इससे पहले 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा है। तो पहला, 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। कथन सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कथन आपका सही नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसका मुख्य विषय क्या था? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ठीक, कहाँ पर हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ध्यान रखिए 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ पे हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। तो देखिए 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के मनेकाशा सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सही है। यह अभ्यास लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्यकर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना की एक पहल है। 2 के दोनों कथन सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और विचार करने के बाद इन तीनों कथनों पर बताना है कौन सही। पहला है, 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया गया। सही है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर। सही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में 11.28% अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो कि अन्य राज्यों के साथ प्रदेशों की तुलना में देश में 20वें स्थान पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भी भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। आईपीसी अपराध के अंतर्गत चार्जशीट की सर्वाधिक दर कहाँ पे है? केरल में 96%, पुडुचेरी में 91.3%, पश्चिम बंगाल में 90.6% रही है। दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की थी, ठीक है। कहाँ पर की थी? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य यूएई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में। इसके बारे में बात करें तो इस पहल के तहत बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा, ठीक है। इस पर जो है पौधा रोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य का जिम्मा कोई व्यक्ति, समुदाय या निजी संगठन संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BR
ललिथंबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सम्मान से। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है। और यह सम्मान पाने वाली वह इसरो की दूसरी वैज्ञानिक। इससे पूर्व यह सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष ए एस किरण कुमार को वर्ष 2019 में दिया गया था। अगला है 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है देवघर के एम्स में किया था। ये कहाँ पे? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं और देखिए, और इसके साथ ही किसका शुभारंभ किया था? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है, ये बताना। देखिए, पहला 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान को मंजूरी प्रदान की। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस अभियान हेतु मंजूर की गई कुल परिव्यय राशि जो है 24,104 करोड़ रुपए है। इस अभियान के अंतर्गत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सही, कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि में केंद्रांश जो केंद्र का हिस्सा है वो 12,436 करोड़ रुपए है। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो 24,104 करोड़ रुपए इसमें बजट है, उसमें से आपका 15,336 करोड़ रुपए जो है केंद्र का हिस्सा है। ठीक है, वो केंद्र का हिस्सा है, जबकि 8,768 करोड़ रुपए वो राज्य का हिस्सा है। यहां पर डी वाला सही नहीं है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आगे चलते हैं। अगला है 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पणजी, गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला, फारसी फिल्म इंडेलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला। ये कथन सही है। दूसरा, इसमें रॉकेट बॉयज सीजन 2 ने पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार जीता है। ये कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो देखिए, दूसरा, एक सेकेंड, देखिए यहां पर पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड जो है अमेजॉन सीरीज पंचायत सीजन 2 को दिया गया है। ठीक है। अन्य चीजों को देखें, ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? हॉलीवुड अभिनेता या निर्माता माइकल डगलस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार स्टीफन कोमांडेरेओ को दिया गया है, बुल्गारियन फिल्म ब्लॉगेज लेशंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी शैम को फिल्म इंडेलेस बॉर्डर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलारी थियरी को उनकी फिल्म पार्टिया फूल्स के लिए। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी जो फिल्म कंतारा जिन्होंने डायरेक्ट की थी उनको दिया गया है। वहीं कुछ अन्य चीज़ों को बात करें, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म इंडेलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। और वहीं पे ICFT यूनेस्को गांधी पदक एथनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट को दिया गया है। ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोवा के पणजी में हुआ था। इसकी देखिए महोत्सव की ओपनिंग फिल्म क्या थी? कैचिंग डस्ट थी। और इसकी क्या कह सकते हैं, समापन फिल्म कौन सी थी? फीदर वेट। और इसका शुरुआत कब होती है इस महोत्सव की, मतलब किस साल से पहली बार हुआ था? तो 1952, 1952 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है सही कथन कौन से हैं। ठीक है, 3 में से। तो देखिए पहला, 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कथन सही है। इस वर्ष इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड थी। ये कथन भी सही है। तीसरा, महाराष्ट्र और तेलंगाना इस मेले के सहयोगी राज्य थे। ये कथन आपका सही नहीं है। पहला दूसरा तो सही, तीसरा सही नहीं, क्योंकि इस मेले के सहयोगी राज्य बिहार और केरल हैं। बिहार और केरल है, ना कि महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने इसका मतलब आयोजन किया गया। मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड था। सहयोगी राज्य कौन थे? बिहार और केरल। सहयोगी राज्य बिहार और केरल थे। मेले के फोकस राज्य या केंद्र प्रदेश कौन थे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित वर्गों में उड़ीसा ने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित वर्ग में उड़ीसा ने जो है स्वर्ण पदक, जबकि असम को रजत पदक और राजस्थान को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है और इसी वर्ग में त्रिपुरा ने रजत पदक और आंध्र प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। आगे बात करते हैं भारत नॉर्डिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस संगोष्ठी का यह दूसरा संस्करण था और नार्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश शामिल हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। दो के दो, यहाँ पे दो के दोनों नहीं, तीन के तीनों कथन सही हैं। तो देखिए, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 का आयोजन जो है नवंबर 2023 में हुआ था। कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली में। किसने किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। ठीक है, किसके सहयोग से? विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। यह दूसरा संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या? भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। उल्लेखनीय कि नवंबर 2020 में प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी आयोजित हुई थी। यहाँ पे कुछ अन्य फैक्टों को याद रखिए, जैसे कि नॉर्डिक बाल्टिक देश, तो ये 8 है। यह एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है। इसमें शामिल देश जो हैं 5 नॉर्डिक हैं, 3 बाल्टिक है। 5 नॉर्डिक में कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 3 बाल्टिक में एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया है। यह समूह भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सहायता करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। अगला है वैश्विक मासिकी सम्मेलन। वैश्विक मासिकी सम्मेलन भारत 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में। अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर पहला कथन सही, गलत है। दूसरा, सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाई, ये था। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्मेलन का विषय क्या था? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। अगला है, यहाँ पर थोड़े से फैक्ट देख लीजिए। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चीन नंबर 1 पर है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। भारत सबसे बड़ा झींगा उत्पादक तथा और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। अगला है, नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो आपका सम्मेलन है, ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका विषय क्या था? देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर राजीव कुमार बालियान ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, WOAH के बारे में क्या? यह पशु स्वास्थ्य से संबंधित अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और कहाँ पे हेडक्वार्टर है? फ्रांस के पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कितने हैं? 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। देखिए, पहला 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिकी 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। ये कथन आपका गलत है। ये कथन गलत है, पहला सही नहीं है कि 10 नवंबर 2023 वाला। ठीक है, तो ये देखिए, अमेरिका में आयोजित नहीं किया गया था, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए पहला कथन गलत। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित कराए जाने संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया, सही है। दूसरा, प्रस्तावित विधेयक में प्राधिकरण के सक्षमतापूर्वक एवं निर्बाध संचालन हेतु उनकी शक्तियां एवं कार्य निधि का गठन, परिसंपत्तियों देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण एवं बजट आदि उपबंधों का समुचित प्रावधान किया गया है। यहाँ पे 2 के दोनों कथन क्या है? वो सही हैं। आपके 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन विधेयक में उन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना करने का
प्रावधान किया गया है 65%, कितना 65% करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए सरकारी इसी में 65% आरक्षण का जो वितरण कैसे होगा, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% आवंटित है या ये दिया गया है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग के लिए पहले से लागू आरक्षण की सीमा कितनी है, 10% है। इस प्रकार सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण अब होगा कितना, 75%। अगला है 8 नवंबर 2023 को लल दुहोमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो इन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता हैं। 8 नवंबर 2023 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, हरिबाबू कंभपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में याद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम है, इसमें यहाँ की जो आपकी मिजोरम की जो विधानसभा सीट है कितनी है, 40 है, 40 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन आपको दिए गए हैं, कितने, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए चलिए, पहला है आपका 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, सही है। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। 2 के दोनों कथन क्या है, वो सही है। यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूजीसी की को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एस जगदीश कुमार हैं। अगला है 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमत पत्र हस्ताक्षरित हुआ है, तो शिक्षा को मजबूत करने के लिए, शिक्षा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है नवंबर 2023 में 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित होगी, कहाँ आयोजित हुई, तो ये आपका नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित हुई 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लें। यह नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। इसके सह सचिव, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और सिंगापुर के स्थायी सचिव रक्षा क्षेत्र के जॉन हेंग ने की थी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध की शुरुआत किस वर्ष होती है, 1965 में इसकी शुरुआत होती है, 1965 में। ठीक है, अगला है महिला महिला बाइक अभियान यशस्विनी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला, इस अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023 को एकता नगर गुजरात में हुआ, सही है। यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स द्वारा आयोजित किया गया, ये कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया है, ये कथन भी आपका सही, मतलब पहला पहला दूसरा सही, तीसरा वाला आपका कथन जो है गलत है कि यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और महिला बाइकर्स द्वारा आयोजित किया गया, ये कथन आपका गलत है। चौथा, इस अभियान की शुरुआत 3 टीमों द्वारा की गई, जिनमें प्रत्येक टीम में 25 रॉयल इनफील्ड मोटर बाइक और 50 बाइकर्स शामिल थे, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है। ठीक है, इसमें सहयोग किसने किया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए और बताने में से 4 में से सही कौन सा। पहला क्या है कि अक्टूबर 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। राज्यों में तमिलनाडु में वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। राज्यों में तमिलनाडु में वर्ष 2022 के दौरान
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुई? तमिलनाडु में। राज्यों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये चारों कथन यहाँ पर क्या है? वो सब के सब सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उसी की व्याख्या यहाँ पर देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2021 की तुलना में यदि वृद्धि देखें तो दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और घायलों में 15.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और 2022 में सर्वाधिक सड़क हादसे हुए कहाँ पे? राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य में एक्सप्रेस वे पर। राष्ट्रीय जलमार्ग सहित भारत में एक्सप्रेस वे पर पर हुए सड़क हादसे कुल कितने हैं? 1,51,977, 32.9%। अन्य आंकड़े बहुत याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। और वही 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान कौन है? किसका है? शीर्ष राज्य किसका है? शीर्ष राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 31 अक्टूबर 2023 को किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया? जयपुर ने ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ग्वालियर और कोझिकोड को। तो देखिए विभिन्न क्रिएटिव या सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित शहरों की सूची कितनी थी? 55। इन 55 में से 55 में भारत के 2 शामिल थे। संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया। यूनेस्को के बारे में बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल जो है BWT। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से हुआ। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे स्थापित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में। उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में क्रांति लाना। यहाँ ध्यान रखिए वर्तमान में जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला है 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? कहां पे? गुजरात के कलोल में किया गया है, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ ध्यान रखिएगा 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को की कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया था। अगला है रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में तो आप यहाँ पे देखिए रेफरेंस फ्यूल के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। देखिए पहला 26 अक्टूबर 2023 को इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरी द्वारा उत्पादित भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल्स लॉन्च किया, सही है। रेफरेंस फ्यूल्स गैसोलीन पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा, सही है। रेफरेंस गैसोलीन ईंधन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा। रेफरेंस डीजल ईंधन का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में होगा। ये सभी के सभी क्या है? सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। यहाँ ध्यान रखिए आयुषी की स्थापना जो है आपका वर्ष 1959 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन इसके? श्रीकांत माधव वैद्य। आगे बात करते हैं 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। यह संस्थान कब स्थापित किया गया था? इसे जो है 1878 में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में है। संस्थापक कौन थे? सर जमशेद जी भाई के, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1961 में। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको याद रखिएगा। अक्टूबर
2023 में जारी फ्रेमवर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पहला, तो देखिए पहला क्या है, इस वर्ष की रिपोर्ट श्रमिक अलगाव विषय पर आधारित है, सही है। इस वर्ष फेयर वर्क परियोजना ने भारत के 12 प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया, सही है। इस रेटिंग्स में बिग बास्केट 10 से 6 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा है, वहीं रेटिंग्स में डूजो और उबर ने 10 में 0 अंक प्राप्त किए। ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि डूजो और उबर ने कितना प्राप्त किया है? देखिए, अरे डूजो और उबर ने, यहाँ पे डूजो और उबर ने 10 में से 1 अंक प्राप्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार करना, सत्य कथन बताने हैं। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में संदर्भित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना, ठीक है। इसका आयोजन में भागीदार देश कौन है? नीदरलैंड है। फोकस देश कौन सा? जापान है। मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण है। शुभंकर मिल इंड है। क्या है? मिलिंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक जो है SHP सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की है। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में जारी एडलग्यू हुरून इंडिया में फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है शिव नडार को दिया गया, शिव नडार को, ठीक है। तो इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नडार जो है को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शिव नडार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए दान किए। दूसरे नंबर पे हैं विप्रो के अजीम प्रेम जी। फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का परिवार आता है। फिर आपका जेरोधा के संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए। अक्टूबर 2023 में G20 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित की गई? यह नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। 13 अक्टूबर 2023 को 13-14 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो सेंटर यशोभूम नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइव अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइव का शुभारंभ जो है 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा गुजरात के केवड़िया में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की 21 धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। तो देखिए आपका धारा 3(1) के तहत घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2023 को। घोषणा कौन किया है? गृह मंत्रालय ने। क्या घोषित किया गया है? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वर्ष 1998 से, ठीक है। कृत्य क्या है? भारत में अलगाव तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। आगे बढ़ते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पहला, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया, सही है। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। कितनी होगी? 100 करोड़ रुपए होगी, सही है। यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा, नहीं, यह गलत है। 31 एकड़ क्षेत्र में नहीं बल्कि 21 एकड़, 31 नहीं 21 है, 31 नहीं 21 है। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो पहला दूसरा सही है, ये सी वाला गलत है, ठीक है।
ये डी वाला भी सही है। तो यहाँ पर इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है आपका बी सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए रानी दुर्गावती की प्रतिमा के बारे में, इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 52 फीट। यह कांस्य से निर्मित होगी। ठीक है, ये कांस्य से निर्मित होगी। रानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी और प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? 19,260 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कोई नई चीज हुई नहीं है तो आगे बढ़िए। अगला है 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया? हर घर सोलर अभियान ये शुरू किया गया लखनऊ और वाराणसी में। कहां पर? लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया है। ठीक है, अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप संयंत्र। उद्देश्य क्या है? यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तो देखिए 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। अगला है इसमें, मतलब पहला कथन है 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। सही है। प्रधानमंत्री, नहीं ये सही नहीं है, पहला सही नहीं है। 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम्स इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, वर्चुअल माध्यम में। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, ना कि अहमदाबाद में। तो तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। तो ये पहला गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया, सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो किस नाम से शुरू किया था? ये था ऑपरेशन अजय के नाम से। ऑपरेशन अजय के नाम से। ठीक है, कब शुरू हुआ? 11 अक्टूबर 2023 को, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण। यहाँ कुछ अन्य चीजें, जैसे ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। वहीं 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, कौन सही ये बताना है। देखिए पहला क्या है? इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। सही है। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए भारतीय वायुसेना के 5 ऑपरेशनल कमान है। कौन कौन सी? पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर। मध्य वायु कमान प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो है मध्य वायु कमान है। पूर्व वायु कमान शिलांग है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर में है। दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में है। आगे बात करते हैं 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के जोधपुर में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो देखिए कौन सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। सही है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। सही है। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये कथन आपका सही नहीं है। डी, मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सी वाला था, क्या था कि जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को दिखाया गया, हरी झंडी दिखाई नहीं। तो ये आपका जोधपुर को दिल्ली से नहीं जोड़ती है, किसको जोड़ती है? जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर को जोड़ती है, ना कि जोधपुर को। तो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है। कथन सही है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये कथन आपका सही, दो के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। इसमें बताया गया कि विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। यह जो बुजुर्गों की संख्या है जो 60 वर्ष से अधिक हैं, कितने 1.1 बिलियन, ये आपका टोटल पॉपुलेशन का, जनसंख्या का 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़ करके 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। आगे बढ़ते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023। भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया। ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका जो आयोजन है भारत ड्रोन शक्ति का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है सितंबर 2023। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, 6 जगह पे में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है? तो ये आपके 54 54 ठीक है, 54 है यहाँ पर। देखिए, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण के बारे में बात करें तो 25 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। शुरू किया गया किसके द्वारा? इसे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो यह 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में यह चरण संचालित होगा। संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में शामिल क्या होगा? एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, 4 विकल्प हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये कथन आपका सही है। दूसरा, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। तीसरा, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, नहीं, ये वाला इसमें शामिल। 9 में आपका पटना दिल्ली नहीं है, पटना दिल्ली नहीं है। ठीक है, पटना हावड़ा है, पटना दिल्ली नहीं है, बल्कि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको हरी झंडी दिखाई थी। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो यहाँ पर 9 को दिखाई गई थी। ठीक है, अब 9 के नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना सही कौन से हैं। तो देखिए, ट्रेवल फॉर लाइफ 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। सही, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके तहत UNWTO और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेवल फॉर लाइफ। ठीक है, इसे विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर शुरू किया गया था 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सही है। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं, सही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया, सही है। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि 1500 नहीं बल्कि ये आंकड़ा कितना, 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं। उद्घाटन कहाँ पे किया गया, लोकार्पण इसका, तो 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 49वीं अखिल भारतीय पुलिस 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, नहीं, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था, उत्तराखंड के देहरादून में, तो पहला गलत है। दूसरा, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उदाहरण कहाँ पे हुआ, आपका देहरादून उत्तराखंड। इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या थी, अमृतकाल में पुलिसिंग, अमृतकाल में पुलिसिंग, ये आपका कथन सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उद्घाटन किया था किसने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। राज्य के सभी 95,967 गांवों ने दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया, सही है। 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीने की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा हासिल किया है, सही है। 95,767 ओडीएफ प्लस गांव में से 4,306 गांव ओडीएफ प्लस आदर्श गांव हैं। ये वाला कथन आपका सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है 4,306 गांव ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है, ये नहीं, इतना संख्या कितनी है, ये 3,806 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अगला है संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान करता है, तो 33%, 1/3, 33% सीटें, ठीक है। तो देखिए ये आपका विधेयक के रूप में 128वां था, विधेयक के रूप में क्या था, 128वां था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई, 28 सितंबर 2023 को। इसका नाम क्या रखा गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है। और यह लागू होगा कहां पे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर। अगला है सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहां आयोजित किया गया, ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपका मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। किसके द्वारा, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी के द्वारा संयुक्त रूप से। इसका मुख्य विषय क्या था, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा देखें। देखिए इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, किसे दिया गया, कुछ लोग देख लेते थोड़ा सा। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद को। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार भावेश गुप्ता, जो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, इसके अध्यक्षता सीईओ भावेश गुप्ता को। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप, ये दिया गया है आपका जो बोल्ट के संस्थापक सीईओ हैं टॉम ग्रीनवुड इनको। फिनटेक सीटीओ ऑफ द ईयर कैलाश नद को। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, ओएनडीसी। आगे चलते हैं। अगला है 17 सितंबर, अगला जो है आपका 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये आपका बैठक कहां हुई थी, 45वें सत्र की सऊदी अरब में। कहां पर हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी, ठीक है। देखिए इसमें शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। यहाँ पे कुछ तथ्य याद रखिएगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया और यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा शांति निकेतन के बारे में कुछ चीजें। 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत जो है वो
रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी, ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए। पहला है कि 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही है। इसका थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी सही है। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किसने किया, भारत ने। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। ठीक है, इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में कौन थे, बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। यहां आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता यहां पर मिली। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत बनी है। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। इस गलियारे के निर्माण में भारत, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमत बनी है। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमत बनी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को सौंपी है। अब अगली जो बैठक होगी या अध्यक्षता होगी वो ब्राजील के नेतृत्व में होगी। अगला है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, ठीक है, गठित की गई है। देखिए, यह ध्यान रखिए, वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, परंतु यह किसी नियम के तहत नहीं थे, ये किसी नियम के साथ नहीं थे। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके अध्यक्ष के अलावा जो 7 सदस्य और हैं, पूरे 8 सदस्यीय टीम है ये। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करने से मना कर दिया। राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, बताना सही कौन सा है। 16 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, सही है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली महोत्सव का उद्घाटन फिल्म रही, ये कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा। ठीक है, देखिए, इसमें प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं, 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की, तो राष्ट्रपति ने। किसने, राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इसमें क्या है, यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है किसको, केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। और प्राधिकरण में शामिल कौन होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव होंगे। प्राधिकरण का कार्य क्या होगा, अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देना। अगस्त 2023 में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल गठन किया गया, तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये जो है महेश चंद्र पंत जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA के चांसलर हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही
नहीं है इन चारों में से। पहला, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया, सही है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु तो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है, सही है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा, नहीं, ये कथन आपका गलत है। देखिए, पद ग्रहण करने की तिथि से, यहां देखिए, यहां पर आपका दिया गया पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका कार्यकाल 5 वर्ष, ये वाला गलत है। कुछ अन्य चीजों को देखें तो देखिए, यह आयोग होगा एक निगमित निकाय होगा। आयोग का मुख्यालय कहां होगा? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं केवल 2 बार, 2 बार से अधिक नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं। अगला है जन्म जन्म और रजिस्ट्रीकरण। अगला जो है, एक सेकंड, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है इन चारों में से? तो देखिए, पहला, इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, सही है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता, सही है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव, सही है। इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, देना अनिवार्य, ठीक है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। यहां देखिए लिखा है ना, जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक है। राष्ट्रीय, इसके तहत रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा, रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा क्या? पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहरा, मेहर और महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अगला है, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, पहला, अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की, मिशन अमृत सरोवर के बारे में, सही है। यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था, नहीं, यह कथन आपका गलत है। यह मिशन 24 अप्रैल 2022 को भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रारंभ किया गया था। यहां पे देखिए लिखा ना, कब शुरू हुआ था? 24 अप्रैल 2022 को भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत है। सी, इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, सही है। इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिए, 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था। लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। इसमें सक्रिय योगदान कितना है? 8 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों का। आगे चलते हैं। और इसमें जो तकनीकी भागीदार है वो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। तो उन्मेष और उत्कर्ष दोनों को याद रखिएगा, कहां पर? भोपाल में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एम्पावर शिखर सम्मेलन है, ये गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या था? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। इसका उद्देश्य क्या था? G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को लॉन्च किया। यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे वाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? कि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का एमआरआई स्कैनर है। लागत प्रभावी है, कम भार वाला है, अत्यधिक तीव्र है, अल्ट्रा फास्ट है, तो हाई फील्ड है, 1.5 टेस्ला वाला है।
आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। कितनी? तो ये संख्या याद रखिएगा, 508। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो ये इनकी संख्या कितनी है? संख्या याद रखिए 55, 55 है। ठीक है, 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में। तो देखिए, इसमें आपके उत्तर प्रदेश के 55 है, राजस्थान के 55। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन दोनों के 55-55 हैं। बिहार के 49 है, महाराष्ट्र के 44 हैं, पश्चिम बंगाल के 37 हैं, मध्य प्रदेश के 34 हैं, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात के 21, तेलंगाना के 21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश का 18, तमिलनाडु के 18, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13। आगे बात करते हैं, चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया, सही है। यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं, क्योंकि यह जो है आपका, एक सेकेंड, यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है चलचित्र सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन करता है, तो बी वाला सही नहीं है। इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इसे राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और यह चलचित्र सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। अगला है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत 53 या 53वीं या 53rd राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पहला, यह बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, सही है। इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की विशेष सचिव सुमिता डाबरा ने की, सही है। बैठक में 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, सही है। इन 6 परियोजनाओं में 3 पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से तथा 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। यह कथन आपका गलत है, डी वाला। क्यों गलत है? देखिए, इसमें जो है 6 परियोजनाएं 3 रेल मंत्रालय की और 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो कहां पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, असम में किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ असम में किया गया, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है अमृत वृक्ष आंदोलन की एक थीम गीत के साथ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, 11 अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वॉल का शुभारंभ किसने किया? तो इसे चरणजीत सिंह ने। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने किया है 11 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संयुक्त रूप से। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत प्रत्येक जिले से अद्वितीय ब्रांड का चयन कर उसका प्रचार किया जाएगा। ब्रांड में शामिल है हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों में विकल्प में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? इसमें आपका जो है होजाई, विश्वनाथ, बजाली ये शामिल, परंतु कार्बी ओंगलांग ये शामिल नहीं है। कार्बी ओंगलांग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कार्बी ओंगलांग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से 4 जिले हैं? होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली हैं। अब यहां पर कितने कुल जिले हो गए हैं? 35 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। संत शिरोमणि गुरु देवश्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यहां पर देखिए, पहला 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक की आधारशिला जो है मध्य प्रदेश के सागर में रखी, यह कथन सही है। दूसरा, इस स्मारक में 15,000 गांव एवं 200 नदियों की मिट्टियों का उपयोग किया जाएगा, नहीं। इसमें 20,000 से अधिक गांव और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला गलत है। इस स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा, सही है। इस स्मारक का निर्माण लागत राशि इस स्मारक की निर्माण लागत राशि जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं। अगला है, मतलब इसमें चार विकल्प में से पहला है 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव, 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। सही है। यह परियोजना आबादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। सही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तो 7.5 नहीं, 6.5 लाख गांव है। ठीक है, 6.5 लाख गांव। तो यहाँ पे आंकड़ा ये सही नहीं है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से इसको किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। सही है। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है। सही है। राज्य में वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं और एकल महिलाओं को प्रतिमाह न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन गारंटी प्रदान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 10% की वृद्धि का प्रावधान है। 10% की, तो 10% की वृद्धि का नहीं है, 15% की वृद्धि का है। जुलाई में 5% और जनवरी में 10%। ठीक है। देखिए, यहां ध्यान रखिएगा, कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अगला है, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहां आयोजित किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। उद्घाटन किसने किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जारी की। 6,207 स्कूलों को पहली किस्त मिली, जिसकी कुल धनराशि 630 करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा समेत निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, यह 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है। ये सही है, मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा, उनकी यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। 20वीं नहीं, 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। कुछ अन्य तथ्यों को याद रखिए। वर्ष 1998 में 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत करके उसे रणनीतिक भागीदारी का दर्जा प्रदान किया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। ठीक है। देखिए, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जो फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात की, जो अब यहाँ पे प्रधानमंत्री बदल गए हैं। फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्सर से मुलाकात की। फ्रांस की प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन से मुलाकात की। तो देखिए, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बेस्टिल पर हुए हमले की वर्षगांठ को ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका भारत में। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ? आयुषियन एसएससी और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, यह केंद्र विश्व का 10वां और दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है। सही है। इस योजना का उद्घाटन भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया। सही है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये भी सही है। एप्लीकेशन का नाम उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ये 4 के चारों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य एक व्यापक शिक्षण पारिस्थितिक तंत्र बनाकर भारत में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है। तो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास के पूरा नाम भी देख लिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। स्लोगन क्या है? जन 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 साक्षर। बुनियाद इसका जो उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। और यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है? तो न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता वाली आयोग ने। ठीक है। इस आयोग की जो अध्यक्ष है दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति जी रोहड़ी। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर राजस्थान के सीकर में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, पहला, प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया, सही है। उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया एस लॉन्च किया, नहीं, यह कथन गलत है। इन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड है, यूरिया एस नहीं है, यूरिया गोल्ड है। यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेज का उदाहरण किया, सही है। प्रधानमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, ये भी सही है। आगे चलते हैं। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई थी? तो ये आपका बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है, 2 जून 2023 को हुई थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम समेत महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहां पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।